नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और आज जी बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ जो दस्तावेज प्रस्तुत किए और चुनाव आयोग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी उनको लागू नहीं होती है। और हमने देखा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो ये आशंकाएं उठती थी, मगर राहुल गांधी ने जो आज दस्तावेज प्रस्तुत किए वो कर्नाटक के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलुरु सेंट्रल और उसमें एक विधानसभा सेगमेंट महादेवपुरा के उनके 6 महीने के प्रयासों से जो दस्तावेज निकल आए हैं, डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं, जिस प्रकार से 1,250,000 वोट की चोरी हुई है, चुनाव कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देश भर में जिताने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल से राहुल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एटम बम साबित होना है। अब इसमें चुनाव आयोग या तो मोदी सरकार वो लज्जित होते हैं कि नहीं होते हैं, वो अब देखना है, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म करने की तानाशाही की और देश को ले जाने की जिस प्रकार से कोशिश हो रही है, इसका उन्होंने एक प्रमाण दे दिया है आज राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता ने। अजय जी से आज उसका विश्लेषण हम चाहेंगे। अजय जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बार बार कहता आया हूं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी से तब इंटरेक्ट पहली बार हुआ था जब इस देश में उनकी सरकार होती थी और वो जनरल सेक्रेटरी होते थे और यूथ मामलों के प्रभारी थे। उस समय जब उन्होंने यूथ का प्रोजेक्ट शुरू किया, उन दिनों मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था और उस समय भी वो मीडिया से कोई बहुत इंटरेक्ट होने के वो नहीं होते थे। जैसे कहीं कोई मिल गए और वैसे पूछ लिया इंटरव्यू देने के पक्ष में नहीं रहते थे। उनका मानना था काम करना चाहिए, काम बोलेगा, इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती है। तो जब उन्होंने यूथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, उस दिन फिर मैंने चूंकि अब कुछ रिलेशन रायबरेली और अमेठी और उधर से था, तो मैंने प्रियंका जी को कहलाया और प्रियंका जी ने राहुल जी को बोला। तो फिर मेरे को फोन आया कि आप अच्छा ऐसा करो, यहां आ जाओ, राहुल जी के पास स्पेशली टाइम नहीं है कि अलग से निकाल पाएंगे, आप उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ लेना और यहां से अमृतसर जाएंगे तो उनके साथ ही आप चले जाना। उस दौरान आपको पूरा टाइम मिलेगा, जितना बात करनी हो कर लीजिएगा। वो मेरे लिए पहला मौका था। मैंने उनके साथ में बात करी, इतने विषयों पे बात हुई कि मुझे, क्योंकि तीन सवा तीन घंटे बात होने में आप समझ सकते हैं पूरा, और वो पूरा रोड से गए थे, हेलीकॉप्टर नहीं यूज किया था, सरकार थी, सोचिए ना, सब कुछ था। तो वो नहीं, तो वो गए, सारी चीजें डिस्कस करते रहे रास्ते में, जैसे खेत पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे तो उस पे बात करते थे, और इतनी सारी बातें हुई कि अब मैं बहुत सारी चीजें यहाँ टाइम पे बता नहीं सकता हूं, उतना टाइम बहुत चाहिए होगा। लेकिन उस समय जो मैंने उनका इंटरव्यू लिखा था वो बहुत जरूरी है इस देश को जानना, और इत्तेफाक से मेरे पास में उसकी वो डिजिटल कॉपी पड़ी है, तो मैं उसका एक पीस आपको दिखा भी देता हूं। उस समय जो मैंने लिखा था, ये आप देखिए उस अखबार की अमर उजाला में। जी हाँ, हाँ तो फ्रंट पेज का बैनर था, बैनर खबर छपी थी, और इसमें जो मेन चीज थी, उन्होंने पहली बार देश में बताया था कि कोई उनकी बहुत खास मित्र हुआ करती थी जब वो पढ़ा करते थे, और उसके बाद में वो चाहती थी कि इतनी आराम की जिंदगी यहां हम जी सकते हैं,
और आप दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु के साथ काम कर रहे हो, माइकल के साथ, तो आप छोड़ो, आप यहां एंजॉय करो लाइफ, वहां कहां जाके आप धक्का खाने की बात कर रहे हो जी। और जिस तरह की उनकी तो राहुल जी ने उसका विरोध किया। राहुल जी ने कहा नहीं, मेरे लिए देश सबसे बड़ा है और मेरे पिता ने, मेरी दादी ने, मेरे पुरखों ने इस देश के लिए अपना सब कुर्बान किया है, मैं देश नहीं छोड़ सकता हूं, आप मेरे साथ चलो यदि है तो देश में। बहरहाल जो भी हुआ, राहुल जी इंडिया आ गए। जी। आने के बाद में उस समय देखिए मैंने लिखा था, और आज ये आप देखिए 2008 तारीख भी आप देख लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तारीख देखिए 23 सितंबर 2008। जी 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 जी। और सर उस दिन उस शख्स ने कहा था, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, शादी नहीं देश की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता वाह। है, खेती जी किसानी और इन सब की बात वो कर रहे थे। सोचिए जिसको आप कहते हैं युवराज और जाने क्या क्या कहते हैं, शहजादे, वो आदमी उस वक्त 2008 की बात कर रहा हूं, उरूज पे था, हर कोई राहुल जी राहुल जी राहुल जी पागल हुआ था, सरकारें झुकी हुई खड़ी होती थी उस दौर में चाहता भी। तो प्रधानमंत्री भी बन सकता था उस समय। मैं यही, उनको 2009 में ऑफर था ही, मनमोहन सिंह जी ने खुद अपने मुंह से कहा है जी कि मैंने मना किया था, मैंने कहा था राहुल जी को बनाइए 2009 में, क्योंकि 2009 का इलेक्शन राहुल जी के उस पे यूथ प्रोजेक्ट पे ही लड़ा गया था, और उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा यूथ जीत के भी आए थे, जी। तो वह था। लेकिन राहुल जी ने कहा नहीं, मैं काम करूंगा जमीन पे, मेरे लिए कुर्सी नहीं मायने रखती। और वो अपनी सरकार से भी लड़ रहे थे, यह भी इस खबर में। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने कहा था कि मैंने, हालांकि उन्हें युवराज लिखा था, मैंने लिखा कांग्रेस के युवराज की जिंदगी से जुड़े कुछ और सवाल पूछने पर कहते हैं नो मोर पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। उन्होंने फिर कहा यूपी को लेके कहा, पंजाब हरियाणा को लेके कहा और सब जगह को लेके, तो उन्होंने कहा जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सबको मिलाकर काम करना होगा, हम सबके लिए जुटे हैं, यूथ पूरे जोश में है, उसे सही दिशा चाहिए, हम साथ देंगे। कांग्रेस ने देश की उन्नति के लिए काम किया है, समाज के आखिरी कोने में, आज वही कर रहे हैं वो, समाज के आखिरी कोने में खड़े व्यक्ति की केवल हम सुनते हैं, यही वजह है कि यूपीए की मनमोहन सरकार किसानों के कर्ज माफ किए, वो भी आर्थिक मंदी के दौर में, जी जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही तब किया। राहुल जी बताते हैं कि अपने युवा साथियों के साथ उनके आंसू दूर करेंगे जिनको कोई देख नहीं रहा है। यानी उस आदमी की सोच आप देखिए, किसानी की बातें, किसान, दलित, युवा, इन सब की बात वो कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे। जी। मैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसलिए कह रहा हूं। अब आप एक चीज देखिए कि राहुल जी ने उसी समय तमाम चीजें कही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इतने गंदे लोग होंगे, क्योंकि वो तो जहां से पढ़ के आए थे वहां साफ सुथरी राजनीति होती। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में। जी, तो जी वही तो उन्होंने वो देखा था। अब यहां आके उन्होंने देखा कितनी गंदी गंदी, कितनी तुच्छ राजनीति, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कैसी सोच के लोग हैं, इनके लिए देश से पहले अपनी कुर्सी, अपना पद अपने लिए चाहिए, देश बाद में है, सबसे आखिरी में कंट्री है। और ये बात उन्होंने मुझसे कही, कहा अजय जी मुझे तकलीफ, और अपनी पार्टी को लेके कही। अब मैं वो कह नहीं सकता हूं, बहुत सारी ब्रीच होंगी यदि मैं पर्सनल बातों कहूंगा। जी उन्होंने जी कहा अजय जी देखिए, लेकिन जब उन्होंने इन पर अटैक करना शुरू किया तो उसी कांग्रेस के लोग ही उन्हें पप्पू बनाने के अभियान में जुटे थे। मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूं, विनोद शर्मा थे जिनके लड़के ने जयसिका लाल की हत्या की थी,
राहुल गांधी ने उनके बेटे को सजा होते ही उन्हें मंत्री पद से हटवा दिया था। वो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास थे और भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा जोर लगाया कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। राहुल जी ने कहा नहीं, विधायक वो अपने बूते जीतते हैं, हम उसकी टिकट तो दे देंगे लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। यदि उनका लड़का निर्दोष हो जाता हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम सीएम भी बना सकते थे, लेकिन हम कोई जो हमें पद देने हैं वो नहीं दिए जाए। तो ये नैतिकता किसमें होती है? और उन्हें कांग्रेस पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। उन्होंने उनके खिलाफ जिस तरह की साजिश रची, जो वाड्रा की जो जमीन का सौदा को लेकर तमाम बात है, वो जो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड है जिससे उन्होंने जमीन खरीदी, वो उन्हीं विनोद शर्मा की थी। और फिर भाजपा में चले गए, आपने पिछले बिल्कुल, एपिसोड में कहा। हाँ, चले गए। उनकी बीवी भाजपा की विधायक है, उनका बेटा जो है राज्यसभा सदस्य है। आप ये देखिए, जो भाजपा उस समय उन पर टारगेट कर रही थी वो उन्हें ले लेती है। आज उसके लिए वो सब पाक साफ है। यह अंतर है राहुल जी में और दूसरे में। तो राहुल जी ने जब कहा, इसीलिए राहुल जी ईवीएम पे कभी ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि ईवीएम पे दूसरों के दबाव में थोड़ा सा बोले लेकिन उसके बाद खामोश रहे। बहुत सारे लोग कहते थे राहुल जी उस पे बहुत नहीं थे, लेकिन वोट चोरी के मसले को लेकर के राहुल जी बिल्कुल मुखर थे। और उनके पास तब खबर थी, जब ये प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए, चुनाव आयोग डेटा देने को तैयार नहीं था। किसी तरह राहुल जी ने, जहां उनकी सरकार आई, उन्होंने वो डेटा इकट्ठा किया, और जब डेटा इकट्ठा किया तो साहब सच सामने आ गया। और आज उन्होंने अपने आंकड़े नहीं बताए, कोई आरोप नहीं लगाया, वो एक एक दस्तावेजी सबूत दिखा के लगाया जो चुनाव आयोग के दस्तावेज। सही बात। तो अब आप समझ लीजिए चुनाव आयोग क्यों नहीं वीडियो देना चाहता है, क्यों नहीं डेटा देना चाहता है, क्यों डेटा जल्दी डिलीट कर देना चाहता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि यह डेटा हाथ लग गया तो हमारा खुलासा हो जाएगा। एक एक व्यक्ति 4-4 जगह, 5-5 जगह वोट दे रहा है। एक कमरे के घर में 80-80 लोग के वोट मतलब रह रहे हैं, आप कल्पना करिए। तो ये अपने आप की एक कमरे में 80 लोग रह के एक उसमें एक कमरे के घर में, तो ये अपने आप में सबूत है कि किस तरह से फ्रॉड किया गया। उस फ्रॉड का सारा निकाल के रख दिया है। देखिए, शक था उन्हें, लेकिन वो शक प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए। अब मध्य प्रदेश में वो करना चाहते थे, वहां डेटा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में प्रूव करना चाहते थे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान में प्रूव करना चाहते थे, राजस्थान में सरकार बन गई। हरियाणा में प्रूव करना चाहते थे, हरियाणा में सरकार बन गई। तो साहब कहीं कुछ नहीं, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, कर्नाटक में एक सरकार थी, तो कुछ डेटा सामने आ सका। और वो सब मैन्युअली इकट्ठा किया गया क्योंकि इन्होंने तो दिया नहीं। तो आप सोचिए 6 महीने पूरी लग के उन्होंने मेहनत करी, तब ये निकाल के सच लाए हैं। अब ये देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के चुनाव आयोग, देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के को जो संविधान का संवैधानिक लोकतंत्र है उसे बचाने के लिए इस पर सख्त कदम उठाएं। जी, मगर इसमें जिस प्रकार से एक सवाल में वो रेफरेंस भी आया कि कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मेरे ख्याल से वो वी अनबुक कुमार हैं, आईएएस अधिकारी, उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ये शपथ पर कहेंगे, यानी जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं ना, उसी प्रकार उन्होंने सवाल उठाया, अरे इतने डॉक्यूमेंट्स तो दिए हैं। मैं यही कह रहा हूं, दुनिया के सामने भर दिया। आप एक काम करिए, आपको व्हाट्सएप पे मैंने इंग्लिश और हिंदी में वो सब भेज दिया है। आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है, आप उसे चला सकते हैं।
तो आप देखिए एक एक डेटा का राहुल जी ने वो दे दिया है। अब उसको आप देखिए, आप खुद कहेंगे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है और किस तरह से। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। राहुल जी ने उसको लेके पूरा डेटा, पूरी चीजें एक एक बिल्कुल वो दिया है, कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या। ये तो वहां के चुनाव अधिकारी को प्रूव करना चाहिए भाई, उसको तो इमीडिएट एफआईआर दर्ज करके इस पे करना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है, राहुल जी से मांग रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राहुल जी से, अरे भाई वहां के नागरिकों ने कहा, सोनम वांगचुक ने कहा, वहां के सांसद ने कहा, तमाम सारे वहां के जो बॉर्डर के गांव के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा, राहुल जी खुद लद्दाख विजिट किए और इसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्रवक्ता कहता है कि 2 गांव बसा दिए अपनी सीमा में। मैं वही कह रहा हूं। तापीर गांव कहता है जो लोकसभा का सदस्य है भाजपा का, अरुणाचल का। वही यही सर मैं कह रहा हूं। और उसके बाद में याद करिए, जो जिन मेजर शैतान सिंह ने अपने 32 साथियों के साथ जान दे के हमारी जमीन बचाई थी, उनका स्मारक जो बना हुआ था, शहीदी स्मारक, वो आज भारत के पास नहीं है, वो चाइना के कब्जे में चला गया। आप सोचिए, वो स्मारक टूट गया। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी सर। तो यदि कहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब आप सच्चे भारतीय का प्रमाण दीजिए। अब आप बताइए, तो अब क्या क्या प्रमाण आपको चाहिए। तो इसीलिए राहुल जी ने इतनी देर करी। मौखिक रूप से उनके पास था, लेकिन एक एक डेटा को रीएग्जामिन करके, संकलित करके उन्होंने किया है, जिससे कहीं पर भी कोई बात आए। अब राहुल गांधी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दुनिया देश के सामने की है। चुनाव आयोग राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करे यदि गलत है जी, सही और बात। नहीं तो एफआईआर दर्ज करे उन पे। ये अधिकार तो उन्हें है, राहुल गांधी को तो नहीं है। राहुल गांधी के पास जितना अपने पर्सनल मैन पावर लगा के, अपना फंड लगा के, सब कुछ लगा के जांच करी है, जो जांच करने की ड्यूटी इस चुनाव आयोग की थी, तो शर्म आनी चाहिए उस चुनाव आयोग को। लेकिन अजय जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बिहार के मतदाता हो जाते हैं चुनाव आयोग के नवीन ड्राफ्ट में भी। मैं यही तो कह रहा हूं सर, इस देश में जितना फ्रॉड किया जा रहा है, ये जब से 2014 के पहले आप बताइए कभी किसी ने भी चुनाव आयोग पे कोई सवाल उठाया हो? यदि ईवीएम पे एक सवाल उठाया था, उस पर किताब लिखी थी, तो वो नरसिम्हा, हाँ वही कह रहा हूं, तो वो भाजपा के सांसद साहब, यदि भाजपा उसको मानती है तो खत्म कर देती, उसने तो नहीं खत्म किया। उस समय भी कांग्रेस ने, और इत्तेफाक से बेंगलोर में ही वो फैक्ट्री है जहां पर ईवीएम बनती है। तो राहुल जी ने तो बहुत सारी चीजें चेक करा ली, लेकिन सबसे बड़ी जहां समस्या खड़ी है, वो समस्या ये खड़ी है कि जब चुनाव आयोग ही चोर है, तो साहब ईवीएम या दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, चौथी चीजों की बात क्या करेंगे। तो समस्या ये है, जो ये कहते थे हार जाते हैं इसलिए, तो अब तो भाई सबूत के साथ कह दिया, आओ अब तो निपटो, बताओ। तो असल में जब झूठे लोग होते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उससे यही होता है। और आज राहुल गांधी ने दस्तावेजी सबूतों से बात की, यहां के बारे में भी, इसके पहले महाराष्ट्र के बारे में भी दस्तावेजी सबूतों से बात की थी। आज तक दोनों का जवाब नहीं है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं, न इस सरकार को शर्म है, न नरेंद्र मोदी को शर्म है, और ना ही चुनाव आयोग को शर्म है। एक समय में शर्म होती थी, लाज उन्होंने छोड़ दी है, लज्जा उन्होंने छोड़ दी है। आप कुछ भी कहो, कुछ भी प्रस्तुत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और चुनाव जीतने का ये नुस्खा उन्होंने अपना लिया है। स्वाभाविक सी बात है, लज्जा छोड़ के इसलिए बैठे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि हम तो फ्रॉड से जीत रहे हैं। जब फ्रॉड से कर रहे हैं तो फ्रॉड को कैसे छोड़ दें भाई? उनकी सत्ता ही फ्रॉड के बूते। देखिए, आप गुजरात से आते हैं, मुझे सारे गुजराती भाइयों से एक चीज यही कहनी है। मैंने एक चीज लिखी जो है इस पे ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि ये आप ये देखिए, मैंने ये लिखा, मोदी के अवतारी अविनाशी नरेंद्र मोदी के चंद चमत्कारों से ही आप समझ जाएंगे कि मोदी की भक्ति में करोड़ों लोग क्यों अंधभक्त हो चुके हैं। नंबर 1, आप एक ही दिन पैदा होते हैं, मगर नरेंद्र मोदी कई बार जन्म लेते हैं। कभी 17 सितंबर 1950 को, तो कभी 29 अगस्त 1949 को। उनके प्रमाण पत्रों से यह बात आती है। नंबर 2, मोदी ने 6 साल की उम्र में, यानी 1950 के दशक में, उस वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय भेजी जो रेलवे स्टेशन 1973 में बना। 1950 में उस पे भेजी जहां सिर्फ रेल पटरियां थी। जो 73 में बना उसमें, यानी इंदिरा जी ने जिसे बनाया, उसमें वो उस समय क्या कहते हैं, वो बेचे। फिर आप देखिए, यानी जब मोदी 23 साल के हुए, लेकिन वो तो 6 साल की उम्र में बेच रहे थे। एक चीज, आपातकाल के दौरान मोदी भूमिगत थे, खुद कहते हैं, मगर वो सूक्ष्म शरीर से रोजाना 1977 से लेके 78 तक दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने जाते रहे। उन्हें न कोई शिक्षक देख सका, न कोई छात्र देख सका, न डिग्री लेने वाला देख सका, न डिग्री बनाने वाला देख सका। लेकिन उन्होंने साहब 1978 में ग्रेजुएशन कर लिया। फिर इससे भी बड़ा चमत्कार यह है कि मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से इंटायर पॉलिटिक्स साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस में यानी संपूर्ण राजनीति विज्ञान में पढ़ाई, स्नातक कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया साहब। फिर मैंने वही कहा, अवतारी मोदी का यह भी चमत्कार है कि दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस का मास्टर्स डिग्री है। यहां तक कि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को भी 2014 तक नहीं पता था कि ऐसा कोई कोर्स होता है। लेकिन साहब मोदी जी हैं, अवतारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां और एक चीज है अवतारी होने का प्रमाण, उन्होंने सूक्ष्म शरीर से मास्टर ऑफ इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में प्रवेश लिया, वो भी बगैर कोर्स के। अकेले प्रवेश लिया, अकेले परीक्षा दी, अकेले डिग्री ली। न किसी छात्र ने उन्हें देखा, न किसी प्रोफेसर ने उन्हें पढ़ाया, और न ही कोई वाइस चांसलर। तो अब आप समझ लीजिए, इससे बड़ा चमत्कार देखिए, कंप्यूटर आने से पहले भी मोदी की डिग्री कंप्यूटर से बनती थी, जब कंप्यूटर ही नहीं आया। और 1978 में मोदी की डिग्री से पहले और उसके बाद के दशक में डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की बगैर कंप्यूटर होते हुए, देखिए यही अवतारी होने का प्रमाण है कि वो नॉन बायोलॉजिकल। इससे भी बड़ा चमत्कार ये कि मोदी की डिग्री 1978 में उस फॉन्ट में लिखी गई जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में इजाद करके रजिस्टर कराया। अब आप सोचिए, पेटेंट कराया, यानी मोदी के लिए फॉन्ट उस समय उन्होंने बना दिया 1978 में, जो माइक्रोसॉफ्ट 92 में बना सका। कल्पना करिए, ना कंप्यूटर, ना
लोग जानते थे, न वो जानते थे फोंट, लेकिन साहब मोदी जी की डिग्री बन गई। इसके बाद में मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी डिग्री रविवार को छापी गई, और रविवार को कार्यालय बंद होने के बावजूद सोचिए वीसी और सब कर रहे थे। इसके बाद भी और चमत्कार, उन्होंने सूक्ष्म रूप से 1971 में सूक्ष्म शरीर से अवतारी हैं। 71 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उन्हें जेल कोई में गए थे। हाँ, और कोई देख नहीं सका, किसी जेल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन साहब मोदी जी ने कर दिया। इसके बाद देखिए, अवतारी मोदी ने इसी दौरान हिमालय में तपस्या भी कर ली और 35 साल भीख मांग के भी खा लिया। और इससे भी बड़ा चमत्कार यह है कि भीख मांगते मांगते वो विदेश भ्रमण पर चले गए, जहां से लोगों ने उनके दर्शन लाभ लिए, क्योंकि बाकी सभी कुछ उन्होंने सूक्ष्म शरीर से किया जो कोई देख नहीं सका। हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियो गए, पेरिस के एम्फिल टावर गए, CIA के लोगों के पास गए, उनके साथ फोटो भी खिंचाई। इसके तो ये मिल जाते हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये नहीं मानता कि मोदी अवतारी नहीं है, तो फिर भाई अब मैं क्या करूं। तो ऐसे अवतारी व्यक्ति से आप, स्वाभाविक सी बात है, तो मोदी जी का यही अवतारी बिल्कुल वो था। राहुल जी जो बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, वो बेकार हैं। मोदी जी का अवतार था कि एक कमरे में 80 लोग रह सकते हैं, और वो रह रहे थे। छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, लेकिन मोदी जी रह लेते हैं। और कल राहुल जी जा रहे हैं बेंगलुरु, वहां जाके मार्च निकालेंगे, यानी DK शिव कुमार का आयोजन है ये सब। और तब अंबानी का चैनल ये कहता है कि वहां के कर्नाटक के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, वो चिट्ठी देके उनसे कल उनसे शपथ पत्र मांगेंगे कि उन्होंने जो दस्तावेज दिए हैं वो सही है। अब क्या कहेंगे? नहीं तो राहुल जी को कोई परेशानी नहीं है, राहुल जी को कोई परेशानी नहीं है, वो सबमिट करा देंगे। अरे भाई एक बात बताइए, मैंने आपसे क्या कहा? FIR दर्ज कराने का अधिकार दोनों के पास है, चाहे मुख्य चुनाव अधिकारी हो कर्नाटक का, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या सरकार हो। तीनों के हाथ में ही है। FIR दर्ज करा दीजिए राहुल गांधी के खिलाफ कि वो गलत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। तो साहब यदि ये है तो करिए ना, और नहीं तो जवाब दीजिए। तो जवाब तो देने है नहीं, क्योंकि सच्चाई पूरी दस्तावेजों के साथ राहुल जी ने दिखा दी। अब आप करेंगे क्या? आपके पास में सिर्फ गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं है। यदि थोड़ी भी शर्म है और थोड़ा भी किसी ने ये सोचा है कि हाँ हम कुछ हैं, तो उसे चाहिए कि इस पर आके पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे, और पॉइंट टू पॉइंट वो दे ही नहीं सकते। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, अरे भाई आप करो ना, राहुल जी ने जो जो कहे उनके पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दो, और तुम भी वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और दिखाओ कि राहुल गांधी झूठे। तो आपकी औकात नहीं। असल में वही स्थिति है जैसे डोनाल्ड ट्रंप 36 बार कह चुका कि नरेंद्र मोदी को हमने डांट के, डरा के और सब कुछ करके सीज फायर कराया। आज तक नरेंद्र मोदी के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला हो तो बता दें। आज तक उन्होंने कहा हो वो झूठ बोलते हैं, बता दें। जो विदेश मंत्रालय ने भी खर्रा जारी किया, आप देखिए उसमें क्या है, उसमें कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है, कहीं अमेरिका का नाम नहीं। बस ये कह रहे हैं कि भारत के हित में जो होगा हम वो करें। ये तो जनरल किसी भी चीज के लिए कहा जा सकता है। ये तो वायनाड में आई आपदा पे भी कह सकते हैं, उत्तराखंड में आई आपदा पे भी कह सकते हैं, वहां भी आई कि जो हित में होगा वो करेंगे। अरे आप बोलिए कि हाँ स्पेसिफिक बोलिए जो उसने कहा कि ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, इतना हम कर रहे हैं, ये डेटा दीजिए, बता दीजिए।
तो आपकी औकात नहीं, न देश का प्रधानमंत्री उनका नाम ले सकता है, न देश का विदेश मंत्री ले सकता है, न रक्षा मंत्री ले सकता है, न गृह मंत्री ले सकता है। तो अब आप सोचिए, आपकी जो 56 इंची बोलते थे एक अकेला, वो इतना कायर है, इतना डरपोक है। यह बात दिवंगत हो चुके सतपाल जैन साहब ने कही, सतपाल मलिक साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि इतना डरपोक और कायर है वो, तो उन्होंने बताया, उसके सबूत दिए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं, तो देखिए भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो आधा दर्जन राज्यों का गवर्नर रहा, उसकी डेथ होने पे उसे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। तो इतनी छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति से हम किसी बड़ी उसकी उम्मीद करें सर, तो बिल्कुल बेकार है। ये मगर अब देखिए, ऐसे शासक तो हैं, वो तुरंत इस्तीफा तो देंगे नहीं, वो कुछ एक्शन लेंगे नहीं, वो तो ऊपर से अभी मेरे ख्याल से गरजेंगे, एक ही वाक्य कहेंगे, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी मिसगाइड कर रहा है, देश नहीं, राष्ट्र दो ही है, राष्ट्र दो ही है, पाकिस्तान परस्त है, ये है। अब तो उनके लोग बोलने लगे कि नहीं वो तो ट्रंप का एजेंट है। भैया ट्रंप से रिश्ते तो तुम जोड़ रहे थे, राहुल गांधी ने तो कभी नहीं जोड़े, राहुल गांधी तो मिले भी नहीं। इस तरह से। मगर आज अजय जी, आपने जिस प्रकार से पूरा विश्लेषण किया, मेरे ख्याल से जो अंधभक्त हैं मोदी के, उनको भी समझना चाहिए कि क्या वास्तविकता है, वो वास्तविक से परे हैं शायद। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वो दस्तावेज उससे तो खुले तौर पर कहा है। और मुझे अजीब लग रहा है कि कल दोपहर तक उनसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। कर्नाटक का चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उसके इतने गट्स हैं कि वो शपथ पत्र, यानी आदेश तो दिल्ली से आया होगा, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन आईएएस ऑफिसर होता है और सेंट्रल के उसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर होता है मेन। और उसके अलावा चुनाव में चूंकि इस समय है मुख्य चुनाव अधिकारी है, तो इलेक्शन कमीशन वो क्या चुनाव आयोग के अंडर आता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका आदेश होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके आकाओं का आदेश आया होगा। यही तो बात भाई है। अमित शाह के अंडर, यहां आने के जस्ट पहले वो अमित शाह के अंडर में नौकरी करते थे, तो आप समझ लीजिए। उनका दामाद योगी के अंडर में सहारनपुर का डीएम है, उनकी बेटी योगी के अंडर में नोएडा की डीएम है। अब मैं क्या क्या उदाहरण दूं, उनके दूसरी बेटी और दामाद जो है वो भी मोदी के अंडर में है, वित्त मंत्री के अंडर में। तो यह समझ लीजिए कि क्या है, कहां से डायरेक्शन और कैसे संभालना होगा उनको। चलिए साहब, तो आज आपसे जो बात हुई, मेरे ख्याल से लोग सोचें इस पर, बुद्धि का प्रयोग करें। अंधभक्त, हम हमेशा कहते हैं कि आप केवल अंधभक्ति में न रहें, आप सोचिए, बुद्धि और तर्क से सोचिए, और मेरे ख्याल से देश के हित में सोचिए, लोकतंत्र के हित में सोचिए। और अजय जी ने जो कहा है, मेरे ख्याल से अजय जी को हम शुक्रिया कहते हैं, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।